हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार, युवतियों के प्रति बढ़ते शारीरिक अपराध, बलात्कार की लगातार बढ़ती घटनाएं कल्याण से सटे हुए टिटवाला में बनेली गांव में यहाँ पर लगभग पिछले एक महीना पहले मई महीने में एक गैंग रेप की घटना घटी। अब इस गैंग रेप के कांड में कुछ मकामी अवैध चालियां बनाने वाले बिल्डर, एक राजनीतिक पार्टियों में रहने वाला एक शख्स और इन सब की मदद करने वाली 2 महिलाएं, ऐसे कुल तमाम 6 से 7 लोग इसमें शामिल हैं। पीड़िता ने अपनी दादी के साथ मिलकर काफी जद्दोजहद की, तब जाकर के टिटवाला पुलिस स्टेशन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद इसमें जो गैंगरेप के आरोपी हैं, इनमें सबसे कम अपराध जिस आरोपी का था, ऐसे एक आरोपी को नाम मात्र के लिए गिरफ्तार किया, जेल में भेज दिया और उसके बाद पैसे वाले, रसूखदार, राजनीतिक पहुंच रखने वाले ऐसे जितने भी इसमें आरोपी हैं, वो कौन है, क्या है, हम पीड़िता से बात करने वाले, पीड़िता की पहचान हम गुप्त रख रहे, क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटा है, ये आपके सामने ला रहे। आपको बता दें कि इस मामले में महीना भर पहले मुमरा कलवा के विधायक, पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा भाष्य किया था, इस पर काफी वक्तव्य दिए थे। वो भी हम आपको बताएंगे इसमें कि जितेंद्र आवाड ने क्या कहा था और क्यों कर कहा था। वो मामला भी जो है पीड़िता से बातचीत के दौरान हम आपके सामने लाएंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी एज 21 है। 21 साल की उम्र है। कहाँ रहती हो आप? मैं टिटवाला बनेली में रहती हूँ। क्या पूरा मामला हुआ? ये गैंग रेप की शिकायत जो है, ये एफआईआर है मेरे सामने, ये 6 मई को तुमने दर्ज कराई है जी। 6 मई 2025 को। और गैंग रेप की घटना तुम्हारे साथ इस एफआईआर के तुम्हारे स्टेटमेंट के मुताबिक 19 मार्च को तुम्हारा अपनी दादी के साथ जी। घर में झगड़ा होता है। हाँ। नाराज होकर तुम अपनी एक सहेली है जीनत, उसके घर चली जाती हो। उसके पड़ोस में दूसरी सहेली रहती है शबनम, उसके साथ में दोनों के घर पर तुम ऐसा कुल 5-7 दिन कुछ रहती हो। हाँ। है ना? उसके बाद फिर दादी के घर लौटने की बात तुम करती हो, तो फिर ये लोग तुमको कहीं और ले जाते हैं, एनआरसी कॉलोनी लेके जाते हैं। ठीक है, बताइए अभी आगे आप किस तरीके से वो फिर तुम्हें घर नहीं जाने दिए, एनआरसी कॉलोनी ले गए और उसके आगे क्या हुआ है? मैं, जीनत, शबनम, ये लोग तो सब मेरे फ्रेंड्स थे। फ्रेंड सर्कल में ये लोग ने रहने के बाद मैंने ये लोग पे एक ट्रस्ट करी कि ये लोग एक दोस्ती है तो ये लोग मेरा कुछ हेल्प करेंगे। बाकी मेरे दादी से थोड़ा मसला हो गया था 19 मार्च के दिन, तो फिर हम लोग का तू मैं घर में हुई, तो फिर मैं ऐसी बाहर चली गई थी। तो टाकी के पास से मेरे को शबनम और गुड्डू, वहां से वो लोग ऑफिस से आ रहे थे, तो वो लोग ने मुझे कार में जबरदस्ती बंद करे और बोले चल हम लोग बात करते हैं, समझाएंगे, करेंगे, ऐसा बोल के मुझे लेके गए। मतलब एक भानोनी दिमाग में मेरे भर दिए और मेरे को दादी के खिलाफ करके लेके गए। लेके जाने के बाद फ्रेंड सर्कल में लेके फ्रेंड्स के साथ मतलब बात करके कुछ 2-3 दिन निकला। उसके बाद में मेरे को बोले उर्फ लियाकत शेख जो है राष्ट्रवादी के, हाँ। उनके पास बोले लेके जाएंगे, वो तेरा जो पहले बीजेपी में थे? जी, जो बीजेपी में थे पहले। अच्छा, तो मुरबाड़ के नेता है। हाँ, बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के भी वो पदाधिकारी रह चुके हैं। रिटायर प्रिंसिपल भी है। अच्छा, रिटायर्ड प्रिंसिपल भी है हाँ। स्कूल के, ठीक है। तो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट में है। हाँ, शरद ठीक। पवार बोलते। तो वो मुझे बोले कि ये बहुत बड़ी हस्ती है, ये तेरे मतलब बात करेंगे, दादी से समझावा करेंगे और तुझे अपने घर भेज देंगे। अच्छा। ऐसा बोल के मुझे वहाँ पे लेके गए। कहाँ ले गए? शेख के पास गेस्ट हाउस, कल्याण राम बाग में जो गेस्ट हाउस है, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, अच्छा, उस उधर पे लेके गए। हाँ। और वहाँ पे नॉर्मली बात करते करते, उस अर्जी बनाते हुए मेरे से बात करते करते शबनम शेख, इसने मुझे गर्दन पे इंजेक्शन दिया जोर से। तो मैंने वहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाई भी। इंजेक्शन देने के बाद मेरे को वहाँ पे अपने आप बेहोश, मैं अपने होश में आने लगी, मेरी आंख भी सब फिर गई। उसके बाद में ये जो लियाकत शेख है, जो इतना बड़ा वो बनता है पॉलिटिक्स का, ये बनता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसने मेरे साथ में गलत गलत काम, मतलब मेरे पास आने लगा। मैंने उसको कितने बार धक्का भी दिया, कितना वो भी करा, उसके बाद भी उसने मेरे साथ जबरदस्ती। इंजेक्शन लगने के बाद होश कितनी नहीं देर था, तक था तुमको? मतलब मुझे होश था ही नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा सा, मतलब मेरे को सिर्फ फील हो रहा था। हाँ। मेरे हाथ पैर कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, सर भी एकदम सुम हो गया था मेरा वो इंजेक्शन देने के बाद। और इसने वो इंजेक्शन देने के बाद में जब मैंने उसको धक्का भी दिया, फिर भी इसने मेरे साथ जबरदस्ती करा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद में जब मैं सुबह में उठी उस 7 बजे, तो मैं उस बेड पे पड़ी हुई थी और लियाकत शेख है जो, वो सामने बिना शर्ट का सोफे पे बैठा हुआ था। अच्छा। तो इसके बाद भी ये लोग ने मेरे को गुमराह करे। अली ने मेरे को धमकी दिया
कि बोले अगर तूने ये चीज किसी को तो ये बताई। अली भी वहां मौजूद था? जी नहीं, उसने फोन पे मुझे धमकी दिया। अली ने, ये अली ईरानी? हाँ। अच्छा। तो मैं बोली, तो फिर इसने मेरे को वहां से लेके गए पुलिस स्टेशन में जाके जबरदस्ती दादी के नाम पे कंप्लेंट करने लगा है। हाँ फेक अर्जी, मतलब मैंने भी अर्जी, एनसीवीसी कुछ नहीं हुई है, लियाकत ने खुद से अपने हाथ से अर्जी बना के वहां जबरदस्ती मेरे को लेके जाके डरा के वहां अर्जी दी है। लियाकत शेख ने खुद लिखी थी वो अर्जी? हाँ, खुद अच्छा। लिखा था उसने, हाँ और वो, सिर्फ मेरी जबरदस्ती सिग्नेचर लिया था। अच्छा। उस कारण उसे मेरे को वहाँ पुलिस स्टेशन में लेके गए लोग जबरदस्ती डरा के अली के आधार पे। और मेरे को वहाँ पे अर्जी में कुछ गलत गलत ही मेरी दादी के खिलाफ लिखे थे, पर मेरी दादी ऐसा कुछ कभी करेगी। मेरी दादी ने मेरे को छोटे से बड़ा करे, और मेरी दादी के लिए मैं हमेशा अपनी जान हाजिर हूँ। तो वो दादी के बारे में इसने गलत गलत अर्जी में डाला था कि दादी मेरे से गलत काम कराते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी दादी तो मेरी जान है। उसके बाद में हमारा थोड़ा मसले का ये लोग ने बहुत गंदा फायदा उठाया दोस्ती दोस्ती में, और लियाकत शेख ने सबसे बड़ा गंदा फायदा उठाया। नहीं, एक बात बताओ कि तुम उनके घर पर रही कुछ दिन, सिर्फ फिर 8 दिन। 8 दिन, जी। फिर वहां से ये जीना 28 रात को ये लोग ने मुझे गेस्ट हाउस देखे गए, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस। 28 तारीख की जी। रात को? हाँ। अच्छा। तो उससे पहले तुमको किसी तुम बता रही थी एनआरसी कंपनी में? हाँ, उसके बाद जब वो गेस्ट हाउस से आने के बाद पुलिस बाद में? स्टेशन अच्छा, में हाँ। जाने के बाद हम्म। मैंने जीना शबनम से इस चीज पे डिस्कस भी करा कि जब मैं वॉशरूम गई तो मेरे को गंदा लगा, मेरे को अलग ही लग रहा था ये मेरे पास। तो ये लोग ने मेरे को वहां पे चुप करा दिए, बोलते वो इतना बड़ा आदमी है, वैसा नहीं करेगा, वापस से मेरे को बहकाए। हाँ। फिर उसके बाद में मैं बोली कि अब मेरे को मेरी दादी के पास जाना है, मेरे को नहीं करवाना है कुछ कंप्लेंट वम्प्लेंट, मैं मेरी दादी से बात कर लूंगी। हाँ। तो उस वजह से ये लोग ने फिर से मेरे को बोले ठीक है तेरे को दादी के पास छोड़ते हैं, तू चल। और दादी के पास तो छोड़े नहीं मेरे को, ये लोग ने कार में बिठा के गुड्डू, शबनम, जीनत, गुलफाम, इस सब लोग ने उधर लेके गए एनआरसी कॉलोनी। वहां पे ये बहाना करके लेके गए कि हमारा कोई। ये टिटवाला में ही आता है एनआरसी जी, कॉलोनी? अच्छा, अम्बियोली रोड पे आता है। अम्बियोली रोड हाँ। पर, हाँ। तो उधर पे लेके गए, बोले वहां पे चलो हमारे साथ में। वहां पे हम लोग है ना, एक रूम का कस्टमर है, बस मेरे को पैसा लेना, ये बहाना करके वो लोग मुझे वहां लेके गए। लेके जाने के बाद वो लोग ने मेरे को वहां रूम में बंद कर दिए। बंद करने के बाद वहां अली आया, अली ने आके मेरे को बहुत मारा, गहराई तरीके से बहुत ज्यादा मारा। जो तस्वीरें तुमने दिखाई जी, हैं। मैंने जो आपको तस्वीरें दिखाई, उस हाँ। तस्वीर के हिसाब से मेरे को इंजेक्शन दिए, मारे, और उसके बाद मेरे को ड्रग्स, इंजेक्शन ये सब देना चालू कर दिए। अच्छा, ये बताओ, ये ड्रग्स इंजेक्शन तुमको देना चालू किए उन जी। लोगों ने? ठीक है, तो वो उसी रूम पे दे रहे थे? हाँ, वो उसी रूम पे दिया जा रहा ठीक है, था। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद में मैं बहुत, जैसे ही मैं होश में आती थी वैसे ही जीना शबनम मेरे को इंजेक्शन, सलाउद्दीन जो उस रूम का मालिक है, हाँ। जो वो रूम बनाया है, वो भी रोज वहां रात में रुकता था। हाँ। और रोज एक एक दिन कभी गुड्डू आता था, कभी ये, मैं उन लोग को हमेशा धक्का देती थी, अपने पास से हटाती थी। भाई मेरे को एक ही रूम था, उसमें सिर्फ एक चटाई, एक तकिया। जिस हिसाब से पंचनामा भी हुआ सर, पंचनामा हुआ, पुलिस वालों ने सब कार्रवाई करे, नहीं नहीं, सब वो बाद देखे। में बात करते हैं। वो रूम में फिर ये कितने दिन तुम्हारे साथ चलता रहा सब मामला? ये रूम में मेरे साथ में कुछ 10-20 दिन आराम से चला। अच्छा। जी। ये जैसे कि तुम्हारे तुम्हारे तुमने एफआईआर में लिखाया है, 25 को तुम दादी के यहाँ जाना चाह रही थी, लेकिन फिर ये तुमको हाँ। रेस्ट हाउस ले गए रामबाग में, हाँ। लियाकत के पास, जी। वहां से फिर एनआरसी। जी। तो ये तुम्हारा 25/3 से लेके 3/5 तक ये मामला चला है। जी। 25 मार्च 2025 से लेके हाँ। 3 मई 2025 तक हाँ। का। ठीक है, तो इस दौरान ये जो अब तुमने मुझे ड्रग्स के एक वीडियो बताया, जी, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, हाँ। तो ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? तो वो फोन मेरे पास तो रहता नहीं था बेहोशी के बाद में, तो ये फोन वो लोग के पास ही रहता था। पर कुछ जब मैं यहाँ पे मेरी दादी के पास छूट के आई उस जंगल एरिया से, हाँ, तो कैसे छूटी तू? मैं वहां से कैसे छूटी, मतलब जिस दिन 3 मई को 2 मई को जब होश आया, तो मेरे हाथ में, मतलब वहां पे कोई भी उस टाइम पे मौजूद नहीं था। जो बिल्डर रहता था वो भी उस टाइम पे नहीं था, जो मेरी रखवाली सब करता था, तो वो भी वहां पे नहीं था। तो वहां पे जब मैं होश में आई थोड़ा थोड़ा, तो मैं उठ के बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो वहां पे कोई कामगार लोग थे जो काम कर रहे थे, तो वो लोग ने वो दरवाजा खोले कि कौन है करके। तो मैं वो लोग को बोली मेरे को बस यहाँ से निकालो, पर मेरे को वो शख्स का चेहरा भी याद नहीं कि वो कौन था। अच्छा। हाँ। तो फिर मैं एकदम नशे में थी, तो मैं बहुत चिल्ला, तो वो कामगार जो भी था, मुझे नहीं पता वो कौन थे, तो वो लोग ने मेरे को लाके, एक हमारे यहाँ रहते पड़ोसी रेशमा करके, उनके यहाँ पे मुझे लाके बाहर चौक पे छोड़ दिए। चौक पे छोड़े तो मैं चलते चलते मेरे घर तक आई। 2 दिन मेरे घर पे रहे, और फिर मैंने 5 मई, मेरी 4 मई को मेरी दादी को सब कुछ बताई। तो फिर 5 मई को हम लोग गए पुलिस स्टेशन, तो वहाँ कार्रवाई नहीं करा गया। वहाँ पे हम लोग को बोले नहीं, हम लोग नहीं लेंगे कंप्लेंट। तो फिर उसके बाद में कंप्लेंट नहीं ली, तो हम थाने गए। थाने जाने के बाद वहाँ अर्जी डाले, अर्जी डालने के बाद फिर 6 मई को सुबह में हमारी कॉपी ली है, एफआईआर।
एफआईआर ली है तुम्हारी। अब ये एफआईआर में तुमने लिखा है शबनम, जीनत, गुड्डू, गुलफाम, जी। लियाकत और एक अननोन हाँ, सलाउद्दीन नाम है। सलाउद्दीन नाम हाँ, है, ये बाद में पता चला जी, मुझे तुमको। बाद में पता और फिर एक अली ईरानी, जो अली ये 7 लोगों के खिलाफ तुमने एफआईआर दर्ज जी। कराई है टिटवाला पुलिस हाँ। स्टेशन में। ये 7 में से तुम्हारे कहने के मुताबिक, तुम्हारी दादी के बताने के मुताबिक सिर्फ अली ईरानी को गिरफ्तार जी, किया सिर्फ गया। अली ईरानी को गिरफ्तार किया गया है हाँ, और बाकी के 6 जन फरार है, वो लोग भी मिल नहीं। और ये 6 के 6 जन अभी मस्त मौज में घूम रहे, 2 बार बेल नहीं डाल तो फिर चुके। फरार कैसे कहलाएंगे? जब वो वहां घूम रहे फिर रहे तो फरार कैसे? पुलिस क्यों नहीं पकड़ वहाँ रही? हमारे सामने नहीं घूम रहे, मतलब अच्छा। हम लोग के पास लोकेशन आती है ये लोग की, ये लोग कहाँ ये बैठे फला हैं, जगह है, कहाँ। हम जी, यहाँ वहां जी, देखे गए, जी, यहाँ हाँ, घूमे। वहाँ देखे गए, ठीक है। देखे गए। अच्छा, इसमें फिर इसी केस में यहाँ के मुमरा कलवा के एमएलए हैं एनसीपी शरद जितेंद्र, पवार गुट के, हाँ, जितेंद्र अवार्ड, जितेंद्र उन्होंने एक अवार्ड। बयान भी दिया है जी, जो कि कह रहा है कि झूठा केस है, झूठा फंसाया जा रहा है, जी, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि सारे लोग 60 साल के ऊपर के जी। हैं और रेस्ट हाउस में बलात्कार हुआ है, उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं है, पुलिस क्या जांच कर रही है, ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने, यानी तुम्हारी शिकायत को उन्होंने झूठा ठहराया है। जी। क्या कहोगी इस पर? मैं तो इस पर एक ही बात कहूंगी, जो जितेंद्र अवार्ड जो इतने बड़े यहाँ के वो बनते एमएलए बन के घूमते हैं, सर अगर ये चीज आपके कोई रिलेटिव्स पे होती थी, कोई चीज पे, कोई लड़की को शौक नहीं है अपनी इज्जत का खुद का गलतावा करने के लिए, कि अपनी कोई लड़की खुद से नहीं बोलेगी कि ये मेरे साथ हुआ है, और ये मुंह छुपा के कोई लड़की घूम नहीं सकती है। जो लड़की के साथ में गलत काम हुआ है वो खुद अपनी इज्जत लेना किसी लड़की को नहीं। अगर आपकी कोई रिलेटिव्स में आपकी बहन, आपकी बेटी किसी के साथ होता, तभी भी आप ये बोलते कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तभी भी आप ये बोलते कि पंचनामा सब गलत है। अच्छा, मैं ये रेस्ट हाउस में जहां तुम्हारे साथ पहले गलत हुआ वहां पंचनामा हो चुका जी। है और वो एनआरसी कंपनी में चालियों का जो रूम है जहां बंद रखे थे वहां पर भी हो चुका जी। है। सब जगह पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी की है, लेकिन मेन आरोपियों को पकड़ने की अरेस्ट कार्रवाई अभी तक नहीं की है। ठीक है। तो अब तुम्हारी दादी कुछ बता रही थी कि तुम लोगों ने कुछ 16 जून को कुछ परमिशन मांगी है किसी मोर्चे जी, की। वो हमने आंदोलन की वो मांगी थी, परमिशन मांगी है। हाँ, तो वो लोग ने सिर्फ स्टैम्प दिए उस पे, हाँ। और अभी तक लेटर निकला नहीं है। और 16 तारीख को इंशाल्लाह मैं जरूर आंदोलन करने वाले हैं, अरेंज वहाँ पे हाँ। टिटवाला बनेली चौक पे। तो इंसाफ के मेरे लिए को इन आरोपियों इंसाफ, की। अरेस्टिंग के लिए जो पुलिस 2 महीने से बैठे हैं ऐसी, ये तो इधर लोग घूम रहे हैं, हम लोग को बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिले जा रही है बस। मेरी दादी है बुजुर्ग, उनको भी बहुत ज्यादा परेशान, सेटलमेंट की धमकी आती है, सेटलमेंट करो, ये केस हटा लो। कल को अगर आप लोग की लड़कियों के साथ होता था कि आप भी यही सेटलमेंट करने बोलते थे। थाने के सीपी है आशुतोष डुमरे जी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्या मांग करोगी अपने मामले में इनसे? मैं तो आप बस इन लोग से इतनी मांग करूंगी कि मेरे को न्याय चाहिए। मेरे को न्याय ये सब पुलिस अरेस्टिंग में चाहिए और ये लोग कोर्ट में मेरे सामने मेरे को चाहिए। पीड़िता की मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस आयुक्त सबसे मांग है कि उसे न्याय चाहिए। अब आपको बता दे कि जितेंद्र अवाड़ का वो वक्तव्य भी हम बताएंगे जो इस केस से रिलेटेड है। ये 25 मार्च 2025 से लेकर 3 मई 2025 तक ये पूरी घटना घटी है इस 21 वर्षीय युवती के साथ, जो माता पिता इसके नहीं है, निधन हो चुका है एक दुर्घटना में, जैसे इसके दादी ने बताया, दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। अब कैसे इसको ड्रग्स दिया जा रहा था उस दौरान और कैसे बेहोशी के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, उसकी कुछ तस्वीरें, वीडियो भी खुद इस लड़की को मिली है, क्योंकि इसी के मोबाइल से वो सारी चीजें मंगाई गई है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। अब विधायक जितेंद्र अवाड़ ने ऐसा वक्तव्य क्यों किया और क्यों कर इस केस को झूठा करार दिया? क्या उनको अप्रोच करने वाले, अपने आप को पीड़ित बताने वाले जो इसमें आरोपी है, क्योंकि आपको बता दें कि लियाकत शेख जो पहले मुरबाड़ में भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा के पदाधिकारी थे और अब वो एनसीपी शरद पवार गुट में है और उसके पदाधिकारी है। तो 60 वर्ष के, तो खुद लियाकत शायद 55-60 के आसपास हो सकते हैं, लेकिन इसमें गुलफाम है, गुड्डू है और अली ईरानी है और अन्य जो एक अननोन लिखा है जिसे अभी ये सलाउद्दीन करके जान रही है, ये कोई भी 60 साल का नहीं है। सब 30, 35, 40 ऐसे उम्र के करीब के लोग हैं, पैसे वाले हैं, वहां पर अवैध चालियों का इनके बताने के मुताबिक निर्माण करते हैं। तो बिल्डर लॉबी का भी दबाव है
और पुलिस इसमें बिल्कुल स्थानीय जो है वो टिटवाला पुलिस स्टेशन निष्क्रिय है। अभी भी पता चला है कि वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुरेश कदम जो है वो बीमार है और इसलिए इस केस की जांच आगे अभी फिलहाल उस वजह से बढ़ नहीं पा रही है। लेकिन गैंगरेप जैसी घटना है और सभी जगह जो है पीड़िता ने, उसकी दादी ने पत्र व्यवहार किया है, तो इंसाफ के लिए और आरोपियों की धरपकड़ के लिए इतनी देरी क्यों? एक कल्याण मतदारसंघामध्ये, कल्याण मतदारसंघ नाही, कल्याण ग्रामीण भागामध्ये एका म्हणजे 5-7 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे। 7 जणांपैकी सगळेजण हे 60च्या वरती आहेत, म्हणजे बहुतांश जण हे 60च्या वरती आहेत। 7 दिवस विश्रामगृहात एका स्त्रीवरती बलात्कार केल्याची कंप्लेंट आहे। आता 7 दिवस विश्रामगृहात बलात्कार होतो, कोणाला कळत नाही। अच्छा, त्याचं काही सीसीटीव्ही फुटेज, कोण आलं गेलं, ती स्त्री कधी आली गेली, काही मिळत नाही। म्हणजे हे सगळं अलबेल आहे की काय? आणि पोलीस कोणाच्या सांगण्यावर गुन्हे नोंदवतात? रेप सारखा गुन्हा तुम्ही नोंदवता आणि एखाद्या प्रोफेसरचं, एखाद्या डॉक्टरचं आयुष्य उद्ध्वस्त करून टाकता। तुम्ही गुन्हा नोंदवला, झक मारत त्याला बेल घ्यायला धावावं लागतं, मग बेलला तुम्ही विरोध करता, कारण नसता त्याला जेलमध्ये जावं लागतं। पण पहिला पुरावा आहे ना, सीसीटीव्ही फुटेज काय म्हणतं? पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज द्यावं ना, टीव्हीला द्यावं की ही लोक जाताना आमच्याकडे सीसीटीव्ही फुटेज आहे। लोकांनी आपापले गुगल मॅप काढले आहेत की माझ्या टेलिफोनचा गुगल मॅप मी इथे असल्याचं दाखवतो। ही काय पद्धत नाही ना। पॉलिटिकल प्रेशर खाली जे गुन्हे नोंदवण्याचं काम महाराष्ट्रात सुरू आहे ते योग्य नाही। हे माझे कोणी ओळखीचे नाही, ते माझ्याकडे सहज आले आणि ही कहाणी त्यांनी आपल्या म्हणजे 65 वर्षाच्या एखाद्या माणसावरती, 70 वर्षाच्या माणसावरती तो 7 दिवस सातत्याने बलात्कार करतोय, हे मेडिकली सुद्धा फिट होत नाही ना। हे मेडिकली तर फिट झालं पाहिजे। नाही, मला त्यांच्या हे प्रकरण स्थानिक नाही, मला पोलिसांचं आश्चर्य वाटतं की तुम्ही असे गुन्हे नोंदवता कसे? तुम्ही गुन्हा नोंदवताना त्याचं काहीतरी तारतम्य, काहीतरी सत्यता, काहीतरी पडताळून पाहिलं पाहिजे। रेप सारखा गुन्हा नोंदवता तुम्ही? माझं तर म्हणणं याच्यावर उच्चस्तरीय चौकशी नेमा यार, हे काय पद्धत आहे? हे पक्षीय राजकारण बोलत नाही मी। तुम्ही एखाद्याचं घर उद्ध्वस्त करून टाकता असे खोटे गुन्हे नोंदवून। जसा माझ्यावरती खोटा 354 गुन्हा दाखल झाला, काय अर्थ आहे काय याला? काय म्हणजे काय संबंध आहे काय? उद्या एखादी स्त्री जायला कोणावरही सांगेल यांनी माझ्यावर बलात्कार केला, नाही ना आमच्याकडे कंप्लेंट आली, आम्ही गुन्हा तो नोंदवणार। अरे, आणि महाराष्ट्रात हे चालू आहे। पोलीस फक्त उत्तर काय देतात? आमच्याकडे कंप्लेंट आली, आम्ही गुन्हा नोंदवणार। अरे,